तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट का जो पोटेंशियोमीटर का हम एप्लीकेशंस देख रहे थे, 5 एप्लीकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज मैं आपको 6th एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल एप्लीकेशन वही है जैसे अपन ने वोल्ट मीटर की पढ़ी थी, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर। अब कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर हम पढ़ रहे हैं। तो एमीटर का कैलिब्रेशन क्या होगा? एमीटर एक रीडिंग देगा आपको। मान लो एमीटर क्या करता है? करंट का मेजरमेंट करता है। तो एमीटर ने आपको रीडिंग दी आई डैश। एक रीडिंग आपको वोल्ट मीटर देगा आई, इसको आप क्या मानोगे? एक्यूरेट। और ये जो होगी ये विद एरर, इसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। ठीक है, एमीटर जो रीडिंग देगा उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। और वोल्ट मीटर, ये पोटेंशियोमीटर जो देगा, पोटेंशियोमीटर जो देगा रीडिंग आई, उसको आप क्या मानोगे? एक्यूरेट। इन दोनों का कंपेयर करोगे, इन दोनों का क्या करोगे? कंपेयर। और कंपेयर करके ये पता लगाओगे कि अमीटर की रीडिंग में कितनी एरर है, ताकि उस एरर को आप रिमूव कर सको। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस हम आज अप्लाई करने वाले हैं, इसको बोलेंगे कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग को आप करेक्ट करना चाहते हो विद द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसको क्या करते हैं? इसके लिए पहले अपन बनाते हैं सर्किट। तो सर्किट कैसे बनेगा वो देखो आप। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट बनेगा। जैसा कि आपको पता है, प्राइमरी सर्किट में एक पोटेंशियोमीटर वायर ले लेते हैं ए बी, इधर पर एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं जिसका ईएमएफ है ई, एक की और एक रियोस्टेट। ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है ऊपर वाला। इस सर्किट को क्या कहते हैं? प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट तो हमेशा वैसे ही बनता है बच्चों। इसमें करंट, जब भी ये सर्किट हम की को पुश करेंगे तो आई करंट फ्लो इसमें होने लगेगी। अब क्या करते हैं? सेकेंडरी सर्किट में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेल लगाते हैं, ये आपको पता ही है, जिसको 2 वे की के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कैसा सेल है? स्टैंडर्ड सेल। ये एक ऐसा सेल होता है जिसका ईएमएफ आपको पता होता है। इसके बाद जो इधर सर्किट बनेगा उसमें हम क्या करेंगे? पहले हमने जो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर का यूज किया था, तो उसमें हमने यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था। पर अब आप रेजिस्टेंस बॉक्स ना लगाकर आप एक सिंपल 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। पहला चेंज तो आप ये कर रहे हो, रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ से हटा दिया गया है और उसकी जगह 1 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका सेकेंड टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ सेकेंड टर्मिनल कनेक्ट कर दो, यहाँ पर एक एमीटर लगा दो, या एमीटर इधर ना लगा के थोड़ा सा इस पे आगे लगा, एक एमीटर यहाँ लगा दो, ये एमीटर। और एमीटर के बाद यहाँ पर वही एक बैटरी, जैसे आपने ऊपर वाले सर्किट में कनेक्ट किया है, एक बैटरी, एक की, ये ई डैश हो गया, ये के डैश हो गया, और एक आर एच डैश, एक रियोस्टेट। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर दो। इसमें जो भी करंट फ्लो होगी उसको मैं मान लेता हूं आई डैश, या फिर इसको आई डैश मान लो, इसको स्मॉल आई मान लेते हैं। इसको स्मॉल आई करंट मान रहे हैं अभी हम, इसको हम मान रहे हैं आई। और जो थर्ड टर्मिनल होता है उसको एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी से इसको कनेक्ट करके वायर पर टच करा के बैलेंस लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा इसका सर्किट अरेंजमेंट है। एक बार वापस से बता रहा हूँ, प्राइमरी सर्किट में तो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, और इसके सीरीज में आपको क्या क्या लगाना है? एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट। सेकेंडरी, ये पूरा सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। ये जो आपने नीचे बनाया है ये पूरा कौन सा सर्किट है? सेकेंडरी सर्किट। तो इस सेकेंडरी सर्किट में एक स्टैंडर्ड सेल, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से और नेगेटिव टर्मिनल को 2 वे की के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। फिर 1 ओम की एक कॉइल, एमीटर, रियोस्टेट, की और बैटरी, इससे एक सर्किट बनाते हैं। और 1 ओम का जो कॉइल है उसके एक एंड को पॉइंट ए से और दूसरे एंड को टर्मिनल 2 से कनेक्ट कर देते हैं। ये पूरा आपका सर्किट अरेंजमेंट में दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे आप लिख दोगे। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके बारे में जो मैंने बताया वैसे का वैसा ही इसको दोनों को लिखना है।
इसके बाद इसकी वर्किंग, अब ये वर्क कैसे करेगा, कैसे हम एमीटर का कैलिब्रेशन करेंगे, तो वर्किंग इसकी समझो। तो सबसे पहले तो आप यही है कि के को पुश करते हो, करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, करंट किस में से जाएगी, पोटेंशियोमीटर वायर में से। जैसे ही ये क्या रेजिस्टेंस है, पूरा जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये एक्चुअली होता क्या है, एक रेजिस्टेंस होता है। तो जब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होती है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो पूरे वायर पर क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप। अब सबसे पहले आप 1 और 3 को कनेक्ट कर दोगे, कर दिया 1 और 3 को कनेक्ट, तो ये सर्किट अभी बाहर है, इसको बाहर मान लो, ये अलग से है। तो ये फर्स्ट बैलेंस लेंथ आपकी आ जाएगी L1 विद द यूज ऑफ जॉकी। जॉकी को वायर के अलग अलग पॉइंट पे टच कराओगे तो आपके पास जहां पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ जाएगा, वहां पर बैलेंस लेंथ आ जाएगी L1। ये बैलेंस लेंथ किसके लिए आएगी, स्टैंडर्ड सेल के लिए, क्योंकि अभी फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल को कनेक्ट कर रखा है, तो ये स्टैंडर्ड सेल के लिए आ रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ES = XL1, और यहां से हम x निकालेंगे तो वो आ जाएगा ES/L1। ये आपने x यानी क्या निकाल लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ये हो जाने के बाद अब आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड से इस कनेक्शन को हटाओगे और आप सेकंड थर्ड में इसको लगा दोगे। अब क्या हुआ, अब ये वाला सेल सर्किट से बाहर हो गया, यानी इसका यूज नहीं होगा। तो थोड़ी देर आप इसको हटा के देख सकते हो, मतलब आप सर्किट ये है। अब बैलेंस लेंथ कहीं और पे आएगी, सेकंड कंडीशन पोजीशन इसकी J' हो जाएगी, और ये सेकेंडरी बैलेंस लेंथ आ जाएगी L2। अब हम बात करते हैं कि ये बैलेंस लेंथ, मतलब अब क्या करा आपने, इधर से तो हटा दिया 1 और 3 में, 2 और 3 में प्लग लगाया। ये 2 वे की में 2 प्लग होते हैं, अगर आप इधर प्लग लगाओगे तो ये कनेक्ट हो जाता है, इधर से हटा के इधर लगाओगे तो ये कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने 2 और 3 के बीच में प्लग लगाया, वैसे ही अब सेकेंडरी बैलेंस लेंथ कुछ और आएगी। अब वो किसके लिए आएगी, देखो अब ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है, जिसमें से I करंट फ्लो हो रही है। तो एक्चुअली ये जो सेकेंडरी बैलेंस लेंथ आती है, ये आती है किसके लिए, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम कॉइल। जो 1 ओम कॉइल यहाँ लगा रखी है, इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या इस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, उसके लिए बैलेंस लेंथ आती है L2। मान लिया वो कितना है, V, तो V = क्या हो जाएगा, XL2। मान लिया इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 1 ओम में से, जब करंट फ्लो हो रही है तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V। तो V के लिए आ जाएगी बैलेंस लेंथ L2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, V = XL2। अब हम V को तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, और x को हम इक्वेशन 1 का यूज करके क्या लिख सकते हैं, ES/L1 × L2। ठीक है, तो यहां से अब R कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विच इज 1 ओम, R 1 ओम है। तो अगर मैं यहाँ R को 1 कर दूं तो I का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, ES/L2/L1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखा आपने, रेजिस्टेंस को 1 माना था इसीलिए ताकि हम क्या कर सकें, करंट को मेजर कर सकें। वैसे तो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करता है, पर जब पोटेंशियल ड्रॉप 1 ओम के कॉइल पर होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप करंट के इक्वल हो जाता है। जब R को 1 ओम ले लोगे, R को 1 ओम लेते ही जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो करंट के इक्वल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर यही किया, थोड़ा दिमाग लगा के 1 ओम की कॉइल ली, जिससे जो इसका रेजिस्टेंस था वो 1 ओम हो गया, और रेजिस्टेंस 1 ओम होते ही जो पोटेंशियल ड्रॉप अब ये मेजर करेगा पोटेंशियोमीटर, वो इसमें से फ्लो होने वाली करंट के इक्वल आएगा। तो V = I आने की वजह से अब हमें ये फॉर्मूला किसका मिल गया, I का। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, करंट को मेजर करने के लिए हम 1 ओम का कॉइल लेते हैं, और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। तो वो जो वोल्टमीटर था पहले वाले केस में, उसको हमने पैरेलल में लगाया था, पर ये है एमीटर, तो इसको कहाँ लगाएंगे, सीरीज में। अब ये I आ जाने के बाद पूरा प्रोसेस आप समझ गए, पहले स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो भी 1 ओम की कॉइल है इस पर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड किया जाता है, V को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR, और X को यहाँ से ES/L1 रख देते हैं। R की वैल्यू 1 ओम है यहाँ पर, तो यहाँ पर R1 रखते ही ये I हो जाता है, और I का फॉर्मूला हमारे को यहाँ मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियोमीटर से तो करंट मेजर कर दी,
अब इसी समय जो करंट थी वो अगर हम एमीटर में देखें तो वो हमें आई डैश बता रहा है। एमीटर तो हमें डायरेक्ट रीडिंग बताता है, तो एमीटर ने इस समय कितनी करंट बताई है हमको, आई डैश। तो हम क्या करेंगे, इस आई में से, ये आई, इसमें से एमीटर की रीडिंग को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल आई। ठीक है, तो ये हमारे डेल आई आ गया। ये तो है रीडिंग विद द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। या तो आपने पोटेंशियोमीटर का यूज करा है पहले, तो आई फाइंड कर लिया यहां से, और माइनस रीडिंग इन एमीटर। अब एमीटर में हमें डायरेक्ट ही मिल जाती है रीडिंग इन एमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास डेल आई आ गया। ये हमें एरर बता देगा, फिर इसका एक कैलिब्रेशन कर्व बना देंगे, जैसा आपको वहां पर मिलता था वोल्टमीटर में, वैसा ही यहाँ पर कैलिब्रेशन कर्व आपको मिल जाएगा। एक कैलिब्रेशन कर्व, यहां पर हम जो कर्व बनाएंगे वो किस किस के बीच बनेगा, बिटवीन, एक एक्सिस पे तो हम ले लेंगे रीडिंग इन एमीटर, और एक एक्सिस पे ले लेंगे एरर, डेल आई। और डेल आई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये एरर है, एरर पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। और यहाँ पे हम एमीटर की रीडिंग आई डैश दोनों ही एम्पियर में लेंगे। तो इसका भी जो ग्राफ है वो कैसा भी आप जिगजैग, कैसा भी जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप जिगजैग बना सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो एक ऐसा ग्राफ यहाँ पर बन जाता है। और अब अगर मान लो हमें कोई रीडिंग, हमने एमीटर यूज लिया डायरेक्ट, और मान लो को 2 एम्पियर दे रहा है, तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2, ऐसे होगा। तो 2 एम्पियर रीडिंग अगर एमीटर की है तो हम उससे रिलेटेड उसकी एरर निकाल सकते हैं, डेल आई। तो एरर अगर आ जाएगी तो हम इस फॉर्मूले से, आई डैश हमारे पास 2 एम्पियर है, इसकी जो भी एरर होगी, मान लो 0.1 एम्पियर एरर है, तो यहाँ से हम ट्रू वैल्यू आई निकाल सकते हैं। कैसे, आई इज इक्वल टू आई डैश इधर ले जाएंगे, डेल आई प्लस आई डैश। तो डेल आई जैसे आपके मान लो 0.1 है और आई डैश मान लो 2 है, तो एक्चुअल रीडिंग कितनी थी, 2.1 एम्पियर। तो इस तरीके से हम एक्चुअल रीडिंग यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और इस ग्राफ का यूज करते हुए, इन दोनों का यूज करते हुए हम एक्चुअल रीडिंग बता सकते हैं कि अगर हमारा एमीटर 2 एम्पियर को मेजर कर रहा है तो एक्चुअल रीडिंग उसकी 2.1 एम्पियर हमें माननी पड़ेगी, तो हम उसको सही मान सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा आपने देखा कि किस प्रकार से हमने पहले वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन किया, उसके बाद हमने किस प्रकार से एमीटर का किया, और दोनों के सर्किट में 2 ही डिफरेंस होते हैं। वोल्टमीटर में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं, एमीटर का यूज करते समय हम एक 1 ओम कॉइल का यूज करते हैं। एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है और वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। तो ये पूरा आप दोनों अच्छी तरह देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आते भी हैं। ये जो 6 के 6 आपने पढ़े हैं ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस। अब आप इनको एक बार रिवाइज करो, पूरे 6 के 6 बिल्कुल अच्छी तरह कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आता है। इनके फॉर्मूले जो है डायरेक्ट, जैसे आई का फॉर्मूला आया था, इनसे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करो, आप देखो एक बार।